हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो डिलीवर नहीं हुई आपको। मुद्दे पे आ जाते हैं हम लोग। मोमेंटम टॉपिक हमने पढ़ा था शायद, मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि न्यूटन के जो लॉज हैं उसमें सेकेंड लॉ में इसका इस्तेमाल होता है, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब होता है किसी भी बॉडी के अंदर मोशन होना। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि अगर एक फ़ैन चल रहा है और चलते हुए आप उसको ऑफ़ कर दें, इसके स्विच को ऑफ़ कर दें, तो वो काफ़ी देर तक चलता रहता है। क्यों चल रहा है वो? अगर लाइट ख़त्म होगी तो फिर भी वो रोटेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर क्या है, मोशन। आपने लाइट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में उसको एनर्जी दी, और जब तक वो एनर्जी रहेगी उसके अंदर मोशन रहेगी। तो जो मोमेंटम है वो एक्चुअल में है क्या, मोशन। मोशन कंटेन इन अ बॉडी। अब किसी भी बॉडी के अंदर कितना मोशन है आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P = मास इंटू वेलोसिटी। M क्या है? M है मास, V क्या है? वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। P मतलब मोमेंटम। तो अगर मैं इसकी यूनिट निकालूं P की, यूनिट ऑफ P, तो मास की क्या होती है? किलोग्राम। और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, SI यूनिट। आप इसको लिख सकते हो SI, यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब हम एक छोटे से कंसेप्ट समझेंगे, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मान के चलिए मेरे पास दो बॉडी है, इसका मास कितना है? m1। मेरे पास एक और बॉडी है जिसका मास कितना है? सपोज m2। अगर ये बॉडी v वेलोसिटी से, यानी v1 वेलोसिटी से जा रही है और ये v2 वेलोसिटी से, तो इसका मोमेंटम क्या आएगा? P1 इक्वल्स m1v1। इसका मोमेंटम कितना आएगा? P2 इक्वल्स m2v2। तो मास और वेलोसिटी अलग अलग होने से दोनों के मोमेंटम अलग अलग आएंगे। अब एक कंडीशन है कि मान के चलिए कि दोनों का मोमेंटम बराबर होता है, तो और P1 और P2 दोनों बराबर होता है, तो क्या हुआ? M1v1 और M2v2 ये भी दोनों बराबर होंगे। यहां से आप एक रेशियो निकाल सकते हैं कि M1/M2 इक्वल्स, यहाँ क्या रह जाएगा आपका? V2, और इसके नीचे क्या चला जाएगा आपका? V1। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब यहाँ एक छोटी सी चीज बता दूं, मान के चलिए अगर मास M1 मास M2 से बड़ा है, यानी कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो अगर ये बड़ा है तो वेलोसिटी v2 बड़ी होगी, देन v2 इज ग्रेटर देन v1। अब इस बात का मतलब क्या? जो मास बड़ा था उसकी वेलोसिटी कितनी थी? v1। तो अगर मास m1 बड़ा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, यानी कि जो चीज भारी है उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम होगी, और जो मास कम है, यानी कि जो चीज हल्की है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है हैवी मास जो हैं उनकी स्पीड या वेलोसिटी कम होती है, और जो लाइटर बॉडीज हैं जिनके मास कम है उनकी स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा।
गर्मी काफ़ी है। एक कंसेप्ट है चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? अगर मैं यहाँ इस चीज़ को लेके चलूँ, चलो ये बता दूँ, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम, मैंने शॉर्ट में MOMT लिख दिया, माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? मास m2v2। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास m1v1। लेकिन अगर हम एक बॉडी की बात कर रहे हैं तो एक बॉडी के लिए इन दोनों की वैल्यूज अलग अलग होगी। जैसे मास a भी रहेगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस मास वही रहेगा और इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? u। फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी से मिलता है। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और इनिशियल मोमेंटम में u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इसमें आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हो? मास v माइनस u। ये आप चेंज इन मोमेंटम की कंसेप्ट को लिख सकते हो, चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में जब भी चेंज होगा तो उसका मतलब होगा कि आपने फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस किया। इसका जो यूज है वो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अंदर है, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अब हम न्यूटन के लॉ समझते हैं एक एक करके। न्यूटन ने 3 लॉज दिए। न्यूटन कितने लॉ दिए? 3 लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वैसे फर्स्ट पे ST नहीं लगाते, मैंने लिख दिया ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में थी पहले से ही तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। लेकिन अगर कोई बॉडी रेस्ट पे थी पहले से ही तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। तो रेस्ट की जो रेस्ट पर बॉडी थी उसकी कंडीशन कब तक चेंज नहीं हो सकती? तब तक चेंज नहीं हो सकते जब तक कि आप इस पर कोई फोर्स ना लगाएं। यानी जो बॉडी रेस्ट पे है वो तभी मोशन में आएगी जब आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं। फैन चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, वो अपने आप तो रुकेंगे नहीं, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फ़ैन के लिए स्विच ऑफ करना पड़ेगा या कोई इसके अंदर बैरिकेडिंग लगानी पड़ेगी, कोई रुकावट लगानी पड़ेगी, तभी रुकेगा ये। यानी कि आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ही आप किसी रुकी हुई चीज़ को मूव कर सकते हैं या चलती हुई चीज़ को आप रोक सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ये क्या स्टेट करता है? ये कहता है कि इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट then it will remain at rest, and if a body is in uniform motion then it will remain in uniform motion until unless it is acted upon by some external force। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में चलती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाई जाए। ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। इसकी हम दो कंडीशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, हमने जो इनर्शिया में पढ़ा था उससे भी समझ सकते हैं। उसमें अपने एक एग्जांपल था, वो टम्बलर वाला याद हो आपको। एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्ड है और उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? कॉइन। आपने कार्ड को स्ट्राइक करा तो कार्ड चला गया आगे, लेकिन कॉइन गिर गया नीचे, क्योंकि आपने कार्ड को स्ट्राइक करा तो कार्ड मूव करा, कॉइन रेस्ट पे था, वो रेस्ट पे ही रहेगा, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी, तो वो कहाँ गिर गया? नीचे। मैंने एक एग्जांपल और भी दिया था कि चलती हुई बस से नहीं उतरना चाहिए। इसके दो रीज़न हमने दिए थे। क्या अगर आप चलती हुई बस में हैं
तो जो मोशन बस में है, जो स्पीड बस में है, वही है हमारी बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर ऑलरेडी मोशन एक्वायर्ड है, यानी मोमेंटम बॉडी के अंदर है। अब जैसे ही जमीन पे आप पैर रखते हैं, आपके पैर तो रुक गए, लेकिन बॉडी तो मोशन में थी, बॉडी के अंदर मोशन था। तो एक कंडीशन क्या है कि आपने चलते समय अपने कदमों को बैलेंस कर लिया, तो आप धीरे धीरे करके रेस्ट में आ गए। एक होता है कि आपके पैर अचानक रुक गए, बॉडी में मोशन था जो बस के बराबर था, और अचानक बॉडी डिसबैलेंस हुई और गिर गई। तो बस चल रही थी यूनिफॉर्म मोशन में, तो बॉडी भी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही थी, बॉडी के अंदर भी मोशन था। बस से आप उतरे, आपके पैर रेस्ट में आ गए, बॉडी में मोशन था, धड़ाम से गिर गए। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूटन के लॉज। अब मैं आपको बताता हूँ न्यूटन का सेकेंड लॉ और उसकी स्टेटमेंट। अच्छा, इनकी स्टेटमेंट आप बुक्स से देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बोर्ड पे लिखूँ तो इसमें थोड़ा समय लग जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आपको पहले लिख लूँ फिर समझाता रहूँ, तो वो भी थोड़ा सा एब्सर्ड सा लगता है कि लिखी हुई चीज़ को आपको पढ़ाना है। तो बुक से भी आप पढ़ सकते हो डायरेक्टली, स्टेटमेंट आप बुक से पढ़ लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई नीड होती है कि सर स्टेटमेंट बता दीजिए, तो मैं लिख दिया करूँगा। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन हो जाएगा। सेकेंड लॉ की बात करते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये इंपॉर्टेंट है। इसको समझना, मैं थोड़ा फैन ऑफ करूँ। न्यूटन का सेकेंड लॉ मोमेंटम से रिलेटेड है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले वाले लॉ ने कहा कि बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सेकेंड लॉ ने कहा कि कितनी फोर्स चाहिए किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, या मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए। सेकेंड लॉ ने किसे डिफाइन किया? फोर्स को। उसने क्या बोला कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to the EXT, external force applied। चलिए, फर्स्ट लॉ कह रहा था कि फोर्स चाहिए, सेकेंड लॉ ने कहा कितनी फोर्स चाहिए। तो उसने कहा कि जो एक्सटर्नल फोर्स है आपकी, जो F फोर्स है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आपने भी चेंज इन मोमेंटम पढ़ा था। चेंज इन मोमेंटम क्या था? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस m इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये हमने भी पढ़ा। तो रेट का मतलब क्या होगा? रेट का मतलब है कि उसी टर्म को आप कितने से डिवाइड कर दें? टाइम t से। आप लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम कहलाता है एक्सेलरेशन। आप लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वो होता है वेलोसिटी। ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब हम देखते हैं क्या है। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाऊं तो एक कांस्टेंट आता है कि बाकी की सारी कंडीशन एस्टेज रहेंगी, mv माइनस mu अपॉन t। क्या कॉमन ले सकते हो आप? मास m ले सकते हो, ब्रैकेट में आएगा v माइनस u अपॉन t। अब आप यहां देखिए, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। तो आपकी इक्वेशन आ गई k m इंटू e। ए क्या है आपका? v माइनस यू अपॉन टी। इसको कहा गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसको कहते हैं आप एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू आ गई के एम ए। के जो है वो एक कांस्टेंट है। अगर मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू को 1 ले लूं, एक किसी भी सिस्टम में, एसआई यूनिट सिस्टम में, एनकेएस यूनिट सिस्टम में, सीजीएस यूनिट के सिस्टम होते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल, मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू ई। ए की वैल्यू 1 होगी, बचा m इंटू ई। m क्या है आपका? मास। और ए क्या है आपका? एक्सेलरेशन। ये आ गई आपकी फोर्स। कौन सी फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स। ये है फोर्स की वैल्यू जो फर्स्ट लॉ बता रहा था कि कितनी चाहिए। अब मैं आपके सामने थर्ड लॉ और बताता हूं। गर्मी काफी है। ये दो लॉ हैं। सेकेंड लॉ जो है फोर्स की वैल्यू निकालता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो जो फोर्स की वैल्यू आ गई वो आ गई बॉडी का मास कितना था, और बॉडी के अंदर जब आपने उसको अप्लाई किया तो कितना एक्सेलरेशन था। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी? फोर्स एफ की। अब हम इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं कि फोर्स एफ तो आया, यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ फोर्स। आपने फॉर्मूला लिखा F इक्वल्स टू एम ए। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स को कहा गया न्यूटन। तो न्यूटन को डिनोट करेंगे एन से। तो अगर ये 1 न्यूटन है तो ये होगा 1 किलोग्राम, और ये होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 न्यूटन इक्वल्स 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या? 1 न्यूटन वो फोर्स है जब 1 किलो के मास पर आप फोर्स लगाएं और उसके अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाए। दोबारा बता रहा हूं, अगर 1 केजी की बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है तो हम कहेंगे कि उसके अंदर फोर्स कितनी है? 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन इज द फोर्स when 1 kg of body accelerates with acceleration of 1 meter per second square। इसकी जो CGS सिस्टम की यूनिट है, न्यूटन की जगह लिखते हैं उसको डाइन, 1 DYNE डाइन। डाइन सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। तो 1 किलोग्राम का हो जाएगा 1 ग्राम, 1 मीटर का हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक डाइन की वैल्यू आती है वो आती है 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक डाइन में और 1 न्यूटन में रिलेशन, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था, रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। 1 न्यूटन होता है आपका 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1000 इंटू 100 यह आएगा आपका 1 लाख। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 10 की पावर 5, क्योंकि 5 जीरो है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और अगर आप 10 की पावर 5 लिख रहे हैं तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक टाइम। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, DYNT टाइम। एक न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ये रिलेशन है। आप इतना करिएगा, अभी गर्मी काफ़ी है। अभी इसका थर्ड लॉ रह गया है, बहुत इजी स्टेटमेंट है, उसको भी समझेंगे फिर आगे कैरी ऑन करेंगे। तब तक आप इतना नोट करिए और ये सारी चीज़ें जो हैं नोट्स आप कॉपी में नोट डाउन करें। घर पर रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।